Hello friends, welcome to our channel of Mission IS Academy. We'll continue with this series of UPSC Revolution Batch 2024, lecture number 3, right? Geography. In the yesterday's session, we have started discussing the geomorphology. जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। जो यूपीएससी प्रीलिम्स 26 मई 2024 को जो होने वाली प्रीलिम्स है वो अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए, और इवन जो बिगिनर्स है उनके लिए भी ये सेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कल के सेशन में जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन शुरू किया, और जियोमॉर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट पार्ट the part of continents, the development process of the continents, right? How the continents they have been developed, they have been evolved, right? That we have discussed in the last session, right? The lecture number 2. In this lecture number 3, we'll continue from that particular topic. That is, in the geomorphology section, we are studying about the earth, right? And geomorphology is what? Something the study of solid forms. Right, the solid forms which are present on the surface of the earth and even inside the earth. So earth, we know earth is what? Earth is a planet, but earth is not homogeneous planet. This word you have to understand. It is not homogeneous. Homogeneous means what? It is not uniform, right? It is not uniform. It is not uniform means what? The earth consists of the different kind of the rocks, and the structure of the rock differs. That's why overall earth does not look uniform. वो एक जैसी नहीं दिखती है अर्थ, और अर्थ का इंटीरियर भी हो और अर्थ के एक्सटीरियर पे भी, सरफेस पे भी आपको डाइवर्सिटी नजर आएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, अर्थ जो है ये होमोजेनियस नहीं है। अभी अर्थ होमोजेनियस नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अर्थ कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, दैट्स व्हाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मोर स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड मींस व्हाट? इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, right? In the form of layers. Inside there are number of layers, right? And these layers are something which differs from each other. वो ये जो लेयर्स है ये एक दूसरे से अलग है। कैसे? बिकॉज इनरमोस्ट लेयर, राइट, इनरमोस्ट लेयर इज प्रोग्रेसिवली मोर डेंसर एज कंपेयर टू आउटर मोस्ट। मतलब आप अर्थ के सरफेस से अंदर सेंटर की तरफ जैसे जाओगे तो डेंसिटी जो है ये बढ़ती जाएगी। डेंसिटी increases, gradually increases when you move from surface towards the center. Center को core कहा जाता है, core of the earth. So that is the main feature of the interior of the earth. Density progressively increases. इसीलिए जो outermost layer है, outermost layer को crust कहा जाता है, which is a very thin. And thin means what? It has a less density. अगर आप क्रस्ट से अंदर जाते हो तो अंदर का लेयर आएगा मेंटल, और सबसे अंदर आता है सेंटर में कोर। तो डेंसिटी जैसे मैंने कहा कि बढ़ती जाती है, तो क्रस्ट से डेंसिटी मेंटल की ज्यादा होगी और मेंटल से कोर की डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम सरफेस टुवर्ड्स द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी इसमें और एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की जो थीसिस है, क्योंकि आप जब मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी आगे पढ़नी है। उस थ्योरीज में ये सारे बेसिक जो फाउंडेशंस है ये हमें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इसमें ये जो क्रस्ट है, जो मैंने कहा कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, थीन लेयर, राइट, फर्स्ट 200 किलोमीटर लेयर, राइट, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द सेंटर, आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हो। अगर मैं डायग्राम मेरे हाथ से रफली हैंड रिटन डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करता तो लाइक दिस, एक ऐसी डायग्राम मैंने ड्रॉ की। अगर आप अर्थ के सरफेस से सेंटर की तरफ जा रहे हो लाइक दिस, राइट, तो उसमें जो पहला 200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर आप कवर करते हो तो उस पर्टिकुलर लेयर को कहा जाता है क्रस्ट। ये है क्रस्ट, राइट, ये इसे कहा जाता है क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है, राइट, इस डायग्राम में भी आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट भी बिल्कुल होमोजीनियस नहीं है, ये भी एक जैसा नहीं है, ये भी यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर है ये कैसा है? ये जो क्रस्ट है इसमें दो टाइप के क्रस्ट है, क्योंकि ये एक जैसा नहीं है इसलिए इसके दो टाइप्स है। पहला जो टाइप है उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट,
एंड दूसरा जो टाइप है उसे कहा जाता है ओशनिक क्रस्ट. एज द नेम implicates or indicates, continental crust means what? The crust on which there is a presence of existence of continent, right? It has been named as a continental crust. जिस क्रस्ट के ऊपर कॉन्टिनेंट है उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाएगा. एंड ओशियनिक सेम, जिस क्रस्ट के ऊपर ओशियन है उसे ओशियनिक क्रस्ट कहा जाएगा. सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट दे हैव गिवन द नेम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट is present on the crust. If continents are present, then it is called as continental crust. If oceans are present, then it is called as oceanic crust. इस तरीके से दो टाइप के क्रस्ट है. अभी दो टाइप से तो डिफरेंसेस रहेंगे ही, ऑब्वियस है. तो अभी अगर आप देखोगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के डिफरेंसेस अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है दे आर लाइटर एंड थिकर. देखिए थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है. थिकर मतलब क्या? थिकनेस ज्यादा है. थिकनेस जो है 35 to 40 किलोमीटर तक होता है. अगर इस डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखाई देगा आपको. और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है लाइक दिस, राइट, थिकनेस जो है ये ज्यादा है लाइक दिस. इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को. तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस जो है ये ज्यादा है, राइट, बट इट इज लाइटर बाय वेट. इट इज लाइटर, राइट. ये होता है ना कुछ कभी कभी क्या होता है कि कोई भी अगर आप चीज भी अगर उठाते हो देखते हो तो वो थिकनेस में अगर ज्यादा भी रही लेकिन अंदर से जो मटेरियल है उसमें अगर नहीं रहा तो वो वेट में कम भी होती है. तो वैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये ठीक है लेकिन फिर भी वेट में कम है, राइट. और ओशियनिक क्रस्ट के बारे में बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है. ओशियनिक क्रस्ट अगर आप देखोगे तो ओशियनिक क्रस्ट इज व्हाट? It is something in with respect to, right, अगर आप thickness से जाओगे तो it is comparatively what? It is thinner. It is thinner, right? Comparatively it is thinner, but like this. यहाँ पे, right? It is thinner comparatively, but it is heavier than the continental crust. ये point बहुत जरूरी है, right? अगर आप oceanic crust को देखोगे यहाँ पे तो it is comparatively thinner, right? It is comparatively thinner as compared to continental crust which is thicker, right? But in terms of weight, oceanic crust is something which is heavier than the continental crust. ये मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके आपको क्यों समझाया है? क्योंकि इस पे ही आगे की थ्योरीज जो है, आप अगर वैगनर्स थ्योरी देखो, आप सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखो या फिर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखो, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो फिनोमिनॉन है और डिफरेंसेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बिटवीन, ये बिल्कुल इसके बेसिस पे ही ये थ्योरीज बनी है. तो ये हमेशा याद रखिए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज समथिंग विच इज थिकर, राइट, एंड ओशियनिक क्रस्ट इज समथिंग थिनर, बट ओशियनिक क्रस्ट इज समथिंग हेवियर एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज दैट इज लाइटर. तो ये डिफरेंसेस जो है आप हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि इसके बेसिस पे ही आगे की थ्योरीज आपको समझ में आएगी. तो हम अभी आगे चलते हैं. तो आगे अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा मैंने ओशियंस के बारे में भी डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे दिया है. ओशियंस के बारे में आप देखोगे तो ओशियंस फॉर्म्ड फ्रॉम द सुपर ओशियन, द लार्ज ओशियन पैंथालासा. जैसे पैंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है वैसे पैंथालासा को सुपर ओशियन कहा गया है. और ये मैं ओशियन का रेफरेंस यहाँ क्यों ले रहा हूँ, हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं फिर भी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये ओशियंस को फंडामेंटल्स कहा गया. ओशियंस आर द मोर फंडामेंटल्स देन दी कॉन्टिनेंट्स. इसका मतलब क्या है कि ओशियंस आर कंसिडर एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ द अर्थ. मतलब ये जो अर्थ है या जो कॉन्टिनेंट्स है ये ओशियंस के बाद बने हैं, सबसे पहले बने ओशियंस. जो पहले बनता है उसे फंडामेंटल कहा जाता है. ये चीज हमें पता है, राइट. इवन हमने हमारे 10th स्टैंडर्ड तक ये सारी चीजें पढ़ी है साइंस में भी. और जितना हमें पता है, लाइक हम कहते हैं कि नेफ्रॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन पहले बनते हैं और उससे किडनी बनी है इसलिए उसको फंडामेंटल कहा जाता है. न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो ये जो है ऐसे ही ओशियंस फंडामेंटल है, उसके बाद कॉन्टिनेंट बने हैं, इसीलिए ओशियंस का भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है. तो ओशियंस पैंथालसा, सुपर ओशियन से ये ओशियन के पीसेस हुए, सुपर ओशियन पैंथालसा था और उससे छोटे छोटे जो है अभी के ओशियंस बने. सेम पैंजिया से कंटिनेंट्स बने.
तो ये चीज भी रेफरेंस में हमें रखना जरूरी है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर जियोमॉर्फोलॉजी में कहीं ना कहीं लिंक करती है। तो अभी हम आगे आते हैं बेसिक्स ऑफ द अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ। कल के सेशन में मैंने बताया आपको कि हमने ये 4 सेगमेंट में बिल्कुल जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ना है। तो पहला सेगमेंट था कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, जो हमने पूरा किया। अभी हम दूसरे सेगमेंट पे आते हैं, जो है बेसिक्स ऑफ द अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अभी ओरिजिन ऑफ द अर्थ मतलब क्या कि डिफरेंट थियरीज, देयर आर नंबर ऑफ थियरीज व्हिच आर रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, और वो थियरीज को हमें बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस पे मैंने कहा कि बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले थियरीज पे जाने से पहले हमें पहले कुछ बेसिक्स भी तो पढ़ने जरूरी है, राइट। तो बेसिक्स ऑफ द अर्थ, तो बेसिक्स ऑफ द अर्थ में क्या आता है? पहले तो ये चीज हमें पता है, अर्थ इज अ प्लैनेट, right, in a solar system, right, earth is one of the planet, and density of the earth, right, density means what? Mass upon volume. So density, average density of the earth is 5.5. अभी इसका यूनिट मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि आप इसको दोनों साइड से मेंशन कर सकते हो। मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास अगर आप केजी में कंसीडर करते हो तो वॉल्यूम आप मीटर क्यूब में करोगे, राइट। अगर आप मास जो है ग्राम में कंसीडर करते हो तो वॉल्यूम आप सेंटीमीटर क्यूब में करोगे। तो 5.5 आप केजी पर मीटर क्यूब भी कह सकते हो, और सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो। तो इन जनरल इसे लिखते टाइम ऐसे ही लिखा जाता है, डेंसिटी 5.5, जो कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो एवरेज डेंसिटी अर्थ की होती है 5.5, और मैंने कहा कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। आप सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हो तो डेंसिटी जो है ये इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए ऑब्वियस है जो सरफेस पे डेंसिटी सेंटर से कम होगी, और सरफेस पे जो पाया जाता है वो है क्रस्ट, राइट। पहला लेयर जो थिन लेयर है, राइट, ये क्रस्ट है, इसलिए उसकी डेंसिटी जो है ये कम होगी। तो इसकी डेंसिटी होती है 3 to 3.5। और वैसे आप अंदर जाते हो और कोर पे आते हो, कोर इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड कोर की डेंसिटी जो होती है वो 11 to 13.5 तक जाती है। इसीलिए कोर जो है ये सबसे डेंस एरिया कंसिडर किया जाता है अर्थ के इंटीरियर में। ये फैक्ट्स हमें बिल्कुल याद रखना जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे स्टेटमेंट्स बनते हैं, इसलिए हमें ये फैक्ट्स जो है ये जरूरी है। इवन अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम्स को अपीयर होते तो वो तो डायरेक्टली ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी फैक्ट्स डायरेक्टली पूछती नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं जहां पे आपको ये सारी फैक्ट्स जो ये जरूरी होती है, तभी आप उस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। अभी मैं आता हूं आगे के पॉइंट पे। अभी ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में अर्थ पे जो लैंडफॉर्म्स है, इंटीरियर पे एक्सटीरियर पे, इनको ऑर्डर्स में रखा गया है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। तो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में क्या आता है? फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में आता है क्रस्ट एंड ओशियंस, जो सरफेस पे है। सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स पे जो आते हैं, जो ऐसे लैंडफॉर्म्स जो इंटरनल प्रोसेस से बने हैं, right, the landforms which have been formed from the internal processes, and it includes the fold mountains, volcanic peaks। क्योंकि जो फोल्ड माउंटेन्स, अगर आप हिमालय का एग्जांपल लेते हो तो हिमालय फोल्ड माउंटेन्स है, क्योंकि दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द फोल्ड्स, राइट। दे लुक्स लाइक अ फोल्ड, क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स नीचे काम कर रहा है, और कॉम्प्रेसिव फोर्स की वजह से जो बाहर आया वो मटेरियल है वो फोल्ड में अरेंज होता है। हम आगे वो पढ़ेंगे डिटेल में। तो फोल्ड माउंटेन्स जो बने वो इंटरनल प्रोसेस से बने, या इवन वोल्केनिक पिक्स अगर आप कहोगे, वोल्केनिक पिक्स मतलब वोल्केनिक माउंटेन्स लाइक किलिमंजारो, राइट, किलिमंजारो माउंटेन्स इन द अफ्रीका, इसको आप वोल्केनिक कह सकते हो। ये वोल्केनिज्म से बने हुए हैं, और ऐसे माउंटेन्स जो है ये भी अंदर की प्रोसेस से बने हुए हैं, इसलिए इनको सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म कहा गया है। और इसमें थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स भी आते हैं। थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स मतलब क्या? जो सरफेस पे बने हैं, राइट, लेकिन उसमें सरफेस पे बने लेकिन ये एलिवेशन में नहीं है, राइट, ये अंदर है, राइट, ये इन डेप्थ है, और इसमें आती वैलीज, वैलीज अंदर होती है, राइट, अर्थ की सरफेस के अंदर वैलीज। इवन इरोडेड माउंटेन, इरोडेड माउंटेन मतलब जो माउंटेन बने और ऊपर से फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो इरोड हो चुके हैं, मतलब उनकी ऊपर से जो उनकी आप ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में कहोगे तो उनकी जो अल्टीट्यूड है वो कम हुई है, क्योंकि वो ऊपर से इरोड हुआ है फ्रिक्शन के वजह से। तो फ्रिक्शन विंड का होता है, फ्रिक्शन रिवर का होता है, इसके वजह से तो इनको इरोडेड माउंटेन कहा जाता है। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एग्जांपल लोगे तो अरावलीज इन द राजस्थान, राइट, अरावलीज माउंटेन रेंजेस व्हिच
actually starts from Delhi, right, and it extends up to the Palanpur in the गुजरात, राइट। ये जो अरवली माउंटेन रेंजेस है, अगर आप मैप में देखोगे तो ये भी इनको इरोडेड माउंटेन्स कहा जाता है। तो हम आते हैं आगे के पार्ट में। तो ये बेसिक्स है, ये हमें पता होने जरूरी है, और तभी आप थोड़ा आगे थ्योरीज को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अभी थ्योरीज में जैसे मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ की जो है टोटल 5 थ्योरीज है, और 5 में फर्स्ट एंड लास्ट थ्योरी जो है नेबुलर थ्योरी, एंड द लास्ट वन इज बिग बैंग थ्योरी, जो सबसे रिसेंट है। ये आपके बुक्स में डिस्कस की हुई है, लेकिन इन बिटवीन की जो 3 थ्योरीज है वो डिस्कस नहीं की हुई है। और इन बिटवीन की जो 3 थ्योरीज है, इसमें जो थ्योरीज आती है वो होती है टाइडल थ्योरी, चैम्बरलिन थ्योरी एंड सुपरनोवा थ्योरी। तो टोटल 5 थ्योरीज है। तो हम डिटेल में 5 थ्योरीज को जो है बिल्कुल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है। अगर आप बुक्स में जाते हो तो आपको समझने में इसको काफी टाइम लगता है, लेकिन जनरल स्टडी के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं ये, तो हमें जो इम्पोर्टेंट उसका डेटा है वही पता होना जरूरी है कंटेंट में। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में उसके ड्रॉबैक्स में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके मेरिट्स डीमेरिट्स जिसे हम कहते हैं, तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें बेसिक थ्योरी का जो कोर है वो पता होना जरूरी है। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके आप के लिए इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होगा, इसीलिए मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अभी तक इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस ऐसे एरियाज में से ज्यादा आ रहे हैं जिसपे कभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। आपको पता है अभी कंटेम्पररी पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज होते जा रहा है। तो उसमें नेबुलर थ्योरी सबसे पहले है, और नेबुलर थ्योरी को जो है अर्लीस्ट थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले फाउंडिंग थ्योरी कहा गया, क्योंकि इसके पहले कोई भी थ्योरी नहीं थी, राइट। इसके पहले कोई भी थ्योरी नहीं थी, इसलिए इसको फाउंडिंग थ्योरी कहा जाता है। इसने ही फाउंडेशन जो है आगे की थ्योरीज के लिए प्रोवाइड किया, इसलिए इसको फाउंडिंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अर्थ कैसे बनी है, अर्थ बनने की प्रोसेस कैसे हुई है, ये एक एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से मिला है। तो ये थ्योरी कहती है कि अर्लियर it was like there was not like a planets in the system, ऐसे planets नहीं थे। तो क्या था, it was something the presence of dust and cloud, right? ये एक डायग्राम में ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी, dust and cloud। ये dust and cloud जो है ये एक साथ आए, they get mixed together, and उस प्रोसेस को कहा गया एग्रीशन, राइट, accumulation, aggregation, राइट। ये सारे जो है ये एक साथ मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद ये डस्ट एंड क्लाउड जो है ये दोनों मिक्स होने के बाद एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, राइट। और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया गया नेब्यूला। तो नेब्यूला क्या था, इट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस, राइट, गैसेस, राइट, डस्ट पार्टिकल्स एंड द गैसेस। तो ये ऐसा एक मिक्सचर बना, उसको नाम दिया गया नेबुला। बट ये नेबुला में मूवमेंट थी। ये मूवमेंट नेबुला में क्यों थी, क्योंकि नेबुला एक मिक्सचर था, राइट, अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स हुए थे। तो अंदर जो है बिल्कुल टेम्परेचर कंडीशंस बहुत अलग अलग थी, और टेम्परेचर कंडीशन में आप देखोगे तो ये नेबुला बहुत ज्यादा हॉट था, और ये धीरे धीरे ये नेबुला ये हॉट था, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होते गया, टेम्परेचर कम होते गया। कम होना मतलब कूलिंग होते गया, इस पर्टिकुलर नेबुला में कूलिंग होते गया। कूलिंग मतलब ये नेबुला जो है ये कंपैरेटिवली ठंडा होते गया, और ठंडा होते होते क्या हुआ, इसमें एक मूवमेंट बन गया, और वो मूवमेंट था स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब ये घूमने लगा, जैसे हम बॉल जब कोई भी क्रिकेट में स्पिनर होता है, जब बॉल को वो थ्रो करता है तो उस टाइम वो उसको घुमाता है थ्रू द फिंगर्स और थ्रू द रिस्ट। अगर फिंगर से करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिंगर स्पिनर कहते हैं, और जो रिस्ट से करता है उसे हम रिस्ट स्पिनर कहते हैं, क्योंकि बॉल को घुमाना जरूरी है। आप फिंगर से घुमाओ या आप फिर रिस्ट से घुमाओ। तो वैसे ही ये स्पिनिंग शुरू हुआ, और ये स्पिनिंग ऑटोमेटिक हुआ। और ये स्पिनिंग से क्या हुआ, ये जो नेबुला जो कूलिंग की वजह से छोटा भी होते जा रहा था, पहले वो बड़ा था, हॉट था तब, लेकिन कूलिंग की वजह से कॉम्प्रेस भी होते जा रहा था, और उसके साथ ये घूमने भी लगा, लाइक दिस ये घूमने लगा, स्पिनिंग। और ये स्पिनिंग में क्या हुआ, जो हेवियर मटेरियल था वो सेंटर की तरफ आ गया, एंड लाइटर मटेरियल है जो सरफेस की तरफ रुक गया, क्योंकि स्पिनिंग होने लगा। स्पिनिंग में क्या हुआ, जो डेंस मटेरियल था वो सेंटर की तरफ थ्रो हो गया, और लाइटर मटेरियल जो है ये सरफेस की तरफ ही बिल्कुल फिक्स हो गया।
और इसके वजह से अर्थ का इंटीरियर जो है वैसे स्ट्रेटिफाइड हो गया। मतलब अगर आप इस थ्योरी से जाते हो तो ये कहीं ना कहीं कन्विंसिंग लगती है, पार्शियली भी आप कह सकते हो। अर्थ की लेयर्स कैसी है? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर द डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। मतलब लाइटर मटेरियल इज प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड हेवियर मटेरियल इज प्रेजेंट नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अभी हमें अर्थ का नजर आता है, और जैसे ये नेबुलर थ्योरी में एक्सप्लेन किया है वहां पे भी उन्होंने वैसे ही कहा है कि हेवियर मटेरियल गेट थ्रोन टुवर्ड्स द सेंटर एंड लाइटर मटेरियल इज प्रेजेंट near the surface. Crust is something lighter than the core. हमने density difference देखा. The density of the crust is 3 to 3.5 and density of the core is 11 to 13.5. तो इससे ये चीज पता हो चलती है, कहीं ना कहीं मैच होते दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी को सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया। इसमें काफी ड्रॉबैक है मैंने जैसे कहा, लेकिन आपको जनरल स्टडी पर्सपेक्टिव से इसमें पूरे ड्रॉबैक में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ थ्योरी का कोर पता होना जरूरी है। ये कोर आपको पता है तो दैट इज इनफ, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसके इर्द गिर्द ही आएंगे। ये जो है मैंने बहुत सा डेटा जो है बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करके आपको सिंप्लीफाई करके ये सारी चीजें आपको बताई है। अब हम आगे की थ्योरी पे चलते हैं। दूसरी है चेम्बरलिन थ्योरी। अभी चेम्बरलिन थ्योरी जो है, पहले तो नेबुलर आई, नेबुलर ने एक फाउंडेशन बेस प्रोवाइड किया, और उसके बाद आई चेम्बरलिन थ्योरी। चेम्बरलिन थ्योरी जो है ये एज अ नेम इंडिकेट थॉमस चेम्बरलिन ने ये थ्योरी दी, और ये थ्योरी बहुत अलग तरीके से दी गई है। मतलब अर्थ फॉर्मेशन जो नेबुलर हाइपोथेसिस में कहा वैसे नहीं है, ये अलग स्ट्रक्चर में हुआ है, अलग मैकेनिज्म इसकी है, ऐसे बिल्कुल चेम्बरलिन ने कहा है। ये अलग कैसे है ये चीज हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। तो ये चेम्बरलिन कहता है कि पहले ऐसा नहीं था, मतलब पूरा ब्लैंक था यूनिवर्स में, सिस्टम तो था ही नहीं सोलर सिस्टम, लेकिन ये बना कैसे? तो वो कहता है कि पहले, सबसे पहले राइट एक स्टार था, राइट छोटा स्टार, राइट, और वो छोटा जो स्टार था उसको उसने नाम दिया सन, राइट। तो देखिए सन को छोटा कहा है, तो सन छोटा था और उसको एक बड़े स्टार ने अप्रोच किया और उसका नाम था इंट्रूडिंग स्टार। इंट्रूडिंग क्यों कहा गया? क्योंकि वो इंट्रूड कर रहा था, राइट, ये मूव कर रहा था सन की तरफ, इसलिए उसको इंट्रूडिंग। तो इंट्रूडिंग जो है ये बहुत बड़ा था एंड सन बहुत छोटा था। लेकिन इंट्रूडिंग स्टार जब सन की तरफ आया तो इंट्रूडिंग स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स का इंफ्लुएंस उस सन पे हुआ, और उसने सन में से कुछ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, ग्रेविटेशनल पुलिंग जिसे आप कह सकते हो, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बाहर आने लगा और ये मटेरियल सेग्रीगेट होने लगा, सेपरेट होने लगा, सेग्रीगेशन ऑफ द मटेरियल। और ये मटेरियल सेग्रीगेट होने लगा, और ये पहले क्या था, ये बिल्कुल प्री मैच्योर स्टेज में था। तो ऐसे छोटे छोटे गोले होते हैं, वैसे छोटे छोटे है ये मटेरियल जो ये बाहर आए, और इनको नाम दिया, जो बिल्कुल इनिशियल फेज में थे, इनको नाम दिया उसने प्लैनेटेसिमल्स। और ये प्लैनेटेसिमल्स आगे जाके राइट पूरी तरीके से मैच्योर होने के बाद डेवलप हुए इनटू द प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट्स हमें आज नजर आते हैं सन के जो बिल्कुल सीरीज में जो है वो प्लैनेट्स नजर आते हैं, जिसमें अर्थ की पोजीशन जो है वो थर्ड पोजीशन है, राइट। द फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, सेकंड वन इज वीनस एंड थर्ड वन इज राइट अर्थ, राइट, फ्रॉम द सन। तो ये जो प्लैनेट जो अरेंज हुए हैं, ये सारे प्लैनेट्स जिस तरीके से अरेंज हुए हैं, ये अरेंज होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंट्रूडिंग स्टार का। लेकिन इसमें भी मैंने कहा ड्रॉबैक तो थे, क्योंकि इंट्रूडिंग स्टार कैसे आया, कहां से आया, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए, लेकिन ये इस तरीके से हुआ होगा, और ये सारे प्लैनेट्स जो ये सन से ही बने होंगे, ऐसे अजम्पशन के बेसिस पे ये थ्योरी को दिया गया है। फिर ये थ्योरी के बेसिस पे अगर आप जाते हो तो ये सन के ही बिल्कुल पेरेंट सन है, और उसके ही ये सारे चाइल्ड्स हैं, और उससे ही ये बने हुए हैं, ऐसे आप कह सकते हो। लेकिन आगे जाके भी इसमें डेवलपमेंट हुई, आगे जाके टाइडल थ्योरी आई, इसको जीन एंड जेफरी थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि जीन एंड जेफरी, नॉट टॉम एंड जेरी, जीन एंड जेफरी ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी, इसलिए इसको टाइडल थ्योरी या जीन एंड जेफरी थ्योरी भी कहा जाता है। और इस थ्योरी में इन्होंने बिल्कुल ये एक्सटेंशन ऑफ चेम्बरलिन है, क्योंकि चेम्बरलिन थ्योरी का जो बेस था इस पर्टिकुलर थ्योरी ने यूज किया। कैसे? इन्होंने कहा कि ये हुआ है, सन प्रिमिटिव था, प्रिमिटिव सन मतलब ये सन भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं था, प्री मैच्योर फेज में था सन,
और उसको अप्रोच किया एक बड़े स्टार ने, इंट्रूडिंग स्टार, राइट। और जैसे ही आया इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से, इन्फ्लुएंस से यहां से मटेरियल सेपरेट हुआ। लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू द टाइडल थ्योरी अचानक से नहीं हुआ। ये मटेरियल जो है ये स्लोली बाहर आया और पहले ये पर्टिकुलर मटेरियल ने इट हैज टेकन द शेप लाइक सिगार्स, लाइक फिलामेंट लाइक शेप, ऐसा एक शेप बना और इसमें ये सारा मटेरियल जो सन से बाहर आया हुआ ये कंसोलिडेट होना शुरू हुआ। ये मटेरियल यहाँ पे जो है ये बिल्कुल जमा होना शुरू हुआ और ये मटेरियल जो है इससे ये छोटे छोटे बॉल्स बने और ये बॉल्स को पहले ये बिल्कुल पूरी तरीके से ये बॉल्स बने हुए नहीं थे, इनको प्रोटोप्लैनेट्स कहा गया। लेकिन ये बॉल पूरी तरीके से बनने के बाद इनको बिल्कुल जो फाइनली प्लैनेट के शेप में ये आए, राइट। इनको पहले प्रोटोप्लैनेट्स कहा गया। यहाँ पे ये पॉइंट शायद मेंशन नहीं है लेकिन इसको प्रोटोप्लैनेट जो है ये कहा गया, राइट। अभी हम आते हैं सुपरनोवा थ्योरी में। सुपरनोवा थ्योरी जो है, राइट, फोर्थ थ्योरी सुपरनोवा थ्योरी। सुपरनोवा थ्योरी में अगर आप देखोगे तो सुपरनोवा थ्योरी जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ये नेबुलर थ्योरी से लिंक करती है, राइट। नेबुलर थ्योरी से कैसे लिंक करती है? क्योंकि इसने नेबुलर थ्योरी को एक्सेप्ट किया कि नेबुला बना, डस्ट एंड क्लाउड दोनों जो है ये एक साथ आए। इससे पहले बॉल, ओके, तो नेबुला बना, नेबुला कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन के बाद नेबुला बना, यहां तक तो सेम है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि जब नेबुला बना, नेबुला और छोटा छोटा होते गया कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्योंकि ये जो नेबुला था ये पहले तो बड़ा था लेकिन कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी साइज कम होती गई। साइज कम होती गई मतलब क्या हो गया, अंदर का मटेरियल जो है ये कॉम्प्रेस होते गया। मतलब अगर मैं उसको इस तरीके से आपको थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए मैं ऐसे डायग्राम निकाल रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ा नेबुला है और कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन से ये छोटा होते गया, लाइक दिस। अब ये अगर छोटा होते जाएगा तो अंदर का मटेरियल जो है ये क्या होते जाएगा, कॉम्प्रेस होते जाएगा। ये कॉम्प्रेस होते जाएगा और कॉम्प्रेस होने के कारण अंदर का मटेरियल जो है एक टाइम के बाद फूटा, राइट। और उस प्रोसेस को कहा गया एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, बट एक्सप्लोजन रैंडम था, मतलब ये नेबुला बहुत जगह पे फूटा, अलग अलग जगह पे, और फूटने से मटेरियल जो है इसमें से बाहर आना शुरू हो गया। और ये जो मटेरियल बाहर आया वही मटेरियल से ये सारे प्रोटोप्लैनेट्स जो है ये बने। और ये प्रोटोप्लैनेट्स जो है जो हमने टाइडल थ्योरी में भी देखे, यही प्रोटोप्लैनेट जो पहले ये मटेरियल पहले इमैच्योर फेज में था, मतलब ये मैच्योर नहीं था, राइट। और इसे आप प्री मैच्योर भी कह सकते हो। प्री मैच्योर फेज था जहां पे ये मटेरियल पूरी तरीके से बना नहीं था लेकिन बाहर आया और धीरे धीरे ये मटेरियल बनते गया, उससे ये सारे प्लैनेट्स बने जो अभी हमारी सोलर सिस्टम में हमें जो है दिखाई देते हैं। उसमें से एक अर्थ है। मैं बाकी का ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारा फोकस अर्थ पे है, क्योंकि हम अर्थ की फॉर्मेशन प्रोसेस देख रहे हैं, इसलिए अर्थ भी इसमें से ही एक हिस्सा है। तो इस प्रोसेस से अर्थ जो है ये बनी होगी, ऐसे सुपरनोवा थ्योरी का अजम्पशन है। और यही थ्योरी जो है इसके बेसिस पे ये कहा जाता है कि एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन एक्सप्लोजन रैंडम था। मतलब ये नेबुला फूटा अलग अलग तरीके पे, अलग अलग जगह पे फूटा, पॉइंट्स पे फूटा, और ये अलग अलग टाइम में फूटा। फूटते फूटते ये सारे मटेरियल एक्सप्लोजन जो हुआ इससे बाहर आते गए और इससे ही प्लैनेट्स बने। अभी हम आते हैं लास्ट थ्योरी जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। ये लास्ट है लेकिन ये सबसे रिसेंट है क्योंकि सबसे पहले नेबुलर थी, राइट। और ये लास्ट जो है बिग बैंग है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी को बिल्कुल बहुत ज्यादा कन्विंसिंग कहा गया है क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स कंपैरेटिवली कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी थ्योरीज से कम है क्योंकि ये थ्योरी ये इन सारी थ्योरीज के बाद में आई। अभी बिग बैंग थ्योरी में क्या कहा गया, बिग बैंग थ्योरी में ऐसी डायग्राम आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगी। बिग बैंग थ्योरी ने भी नेबुलर हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। एक छोटा टाइनी बॉल नेबुला जो है ये बना, राइट। और ये नेबुला जो है ये एक स्टेज के बाद फूटा, एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। तो अभी यहाँ पे पॉइंट वही आता है कि एक्सप्लोजन अगर होता है तो एक्सप्लोजन तो सुपरनोवा में भी हुआ, तो बिग बैंग और सुपरनोवा में क्या डिफरेंस है? तो मैंने जैसे कहा कि जो एक्सप्लोजन
सुपरनोवा में हुआ वो रैंडम था, मतलब वो नेबुला हर जगह पे फूटा, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोजन है, ये 1 पॉइंट एक्सप्लोजन है, मतलब वो एक ही जगह पे फूटा, एक साथ सारा मटेरियल बाहर आया, राइट। और इसके वजह से जो एक्सप्लोजन था वो इतना बड़ा था, ह्यूज एक्सप्लोजन, उसके वजह से ये मटेरियल बाहर आया, उससे प्लैनेट्स बने। उसके साथ उस पर्टिकुलर जो एक्सप्लोजन से जो आवाज हुई, राइट, जो बिल्कुल बाहर जो एक लाउड साउंड जो बाहर आया, उसके वजह से यूनिवर्स एक्सपांड होना शुरू हो गया। ऐसे किसका कहना है? इस बिग बैंग थ्योरी का। तो आज भी यूनिवर्स एक्सपांड होते ही जा रहा है। एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स इज राइट द प्रोसेस विच यू कैन एग्जामाइन इन अ प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक्सपांशन और जो अजम्पशन के बेसिस पे बिग बैंग थ्योरी ने ये कहा है कि ये एक्सपांशन जो एक्सप्लोजन हुआ उसके वजह से हुआ, वहीं से शुरू हुआ, मैच होते हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके वजह से इस बिग बैंग थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला। तो बिग बैंग थ्योरी ने 2 इंपॉर्टेंट बातें जो है ये बताई। पहला, एक्सप्लोजन हुआ, 1 पॉइंट एक्सप्लोजन हुआ और वहां से बहुत सा मटेरियल बाहर आया, राइट, और उससे प्लैनेट्स बने। और दूसरा, जो साउंड जो है उसमें से बाहर आया, वो साउंड की वजह से ही यूनिवर्सल एक्सपांशन जो है ये शुरू हुआ। ये जो एक्सपांशन है वो अभी भी चल रहा है और ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मैच कर रही है और इसीलिए ये इसके फेवर में जाती है। और बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज दूसरी भी आई तो उन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी को एक्सेप्ट किया। एंड बिग बैंग थ्योरी के भी आप ड्रॉबैक्स देखोगे, ये सारी चीजें मैंने बताई, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है, लेकिन जो बातें उन्होंने बताई कहीं ना कहीं रिसेंट जो फिनोमिनॉन जो है अर्थ और अर्थ रिलेटेड हमें दिखाई दे रहे हैं और जो सोलर सिस्टम में जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं मैच हो रहा है बिग बैंग से, और इसीलिए इस पर्टिकुलर थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला और यही थ्योरी आपके एनसीईआरटी में भी डिस्कस की हुई है। सो दैट इज अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज, राइट, दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, राइट। तो आज हमने ये दूसरा टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का कंप्लीट किया, जिसमें बेसिक्स ऑफ द अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ, और उसके साथ हमने क्रस्ट के जो डिफरेंट टाइप्स है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनी क्रस्ट, ये बेसिक टॉपिक्स हमने आज कवर किए, राइट। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, राइट। तो अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर आप स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इसको एक्सपांशन में जाना है। मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी, अभी इसको आपको रिवाइज करना है। आप इसको रिवाइज करोगे, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो धीरे धीरे आपको आगे के जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे और तभी आप वो स्टेटमेंट जो है उसको एकदम करेक्टली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।